गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पार्ट नंबर 3 परमाणु और अणु के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम विषय सामग्री देखेंगे जो कि हम इस वीडियो में इस पार्ट से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम रासायनिक संयोजन नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है और इनका आकार कैसा होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। लास्ट में हम समस्थानिकों के बारे में पढ़ेंगे और उनका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम से। प्रकृति में पाए जाने वाले अनगिनत द्रव्य व उनके तत्व आपस में संयोग करके रासायनिक क्रिया द्वारा नए तत्वों व द्रव्यों तथा यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे द्रव्य पाए जाते हैं। ये द्रव्य और तत्व आपस में संयोग करके रासायनिक क्रिया द्वारा नए तत्वों व द्रव्यों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। विश्व में बहुत से प्रख्यात वैज्ञानिकों व रसायन विशेषज्ञों द्वारा ऐसे रासायनिक संयोजन के संबंध में कई नियम प्रतिपादित किए गए। मुख्यतः 6 नियम थे। इनमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा स्थिर अनुपात नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवा गैसीय आयतन का नियम और छठा है एवोगाद्रो का नियम। अब हम इन सभी नियमों के बारे में वन बाय वन यहाँ पर आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम से। द्रव्यमान संरक्षण नियम, इस नियम का प्रतिपादन एंटोइन लेवाइजरे ने सन 1774 में किया था। ये नियम दर्शाता है कि किसी द्रव्य को व इसमें पाए जाने वाले द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही विनष्ट किया जा सकता है। तो ये नियम हमें ये बताता है कि किसी भी द्रव्य व उसके द्रव्यमान को आप ना तो निर्मित कर सकते हो और ना ही उसका नाश कर सकते हो। इसी प्रकार द्रव्यों में रासायनिक अभिक्रियाओं व रासायनिक समीकरणों के दौरान भी किसी भी विधि से उसके तत्वों के द्रव्यमान में ना तो विकास किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं कि द्रव्यमान को आप ना तो उसमें विकास कर सकते हो ना ही उसका विनाश कर सकते हो। दैट्स वाई इस नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। जब एक से अधिक द्रव्यों के मध्य रासायनिक क्रिया से जिस द्रव्यमान की उपस्थिति में संयोजन होता है, क्रिया संपन्न होने के बाद भी नए बनने वाले नए द्रव्य में वही द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। जब एक से अधिक जो अगर द्रव्य है उनके मध्य रासायनिक क्रिया से जब संयोजन होता है और जिस द्रव्यमान की उपस्थिति में वो संयोजन हो रहा है, तो क्रिया संपन्न होने के बाद भी जो नया द्रव्य जो बना है उसमें भी वही द्रव्यमान होगा। तो वही द्रव्यमान यानी संरक्षित रहेगा। किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा द्रव्य के रूप में परिवर्तन किया जाना संभव है, परंतु द्रव्य का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए इसे द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। स्थिर अनुपात नियम, फ्रांस के रसायन विशेषज्ञ जोसेफ प्राउस्ट द्वारा सन 1799 में ये नियम बनाया गया। इसके अनुसार किसी भी द्रव्य में पाए जाने वाले तत्वों व उसमें स्थित द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थायित्व लिए होता है। इसका तात्पर्य कि जब एक से अधिक द्रव्य संयोजित होकर कोई नया द्रव्य बनाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले तत्वों का द्रव्यमान निश्चित होता है, वह स्थिर अनुपात में रहता है। ये अनुपात कभी भी नहीं बदलता, यानी कि ये अनुपात परिवर्तनीय नहीं होता।
इसलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। यौगिक में पाए जाने वाले परमाणु के भार की अवस्था का अनुपात स्थिर रहता है। इसमें निर्माण की क्रियाविधि या स्रोत का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यौगिक को किसी भी विधि से निर्मित किया जा सकता है और किसी भी स्रोत से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। इसे निश्चित संगठन का नियम के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए शुद्ध पानी में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, भले ही पानी किसी भी स्रोत का हो। तो इससे अनुपात के नियम को समझने की सिंपल सा हम एग्जांपल एक शुद्ध पानी का लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होगा, चाहे पानी किसी भी स्रोत का हो। इसके बाद गुणित अनुपात का नियम। ये नियम जॉन डाल्टन द्वारा सन 1804 में प्रतिपादित किया गया था। नियमानुसार जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर रासायनिक क्रिया द्वारा एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक तत्व की मात्रा निश्चित रहती है और दूसरे तत्व की मात्रा गुणात्मक रूप में प्रदर्शित होती है। कहने का मतलब ये कि एक तत्व की मात्रा तो निश्चित होगी, फिक्स होगी, और जबकि दूसरे तत्व की मात्रा जो है वो उसके मल्टीपल्स में होगी। अर्थात एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोजित दूसरे तत्व की मात्रा गुणा के रूप में होगी। इसे ही गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। किसी यौगिक में पाए जाने वाले दो तत्वों में से एक तत्व की मात्रा स्थिर व निश्चित होती है, वह इसके साथ जुड़े दूसरे तत्व की मात्रा गुणा के रूप में, अर्थात दुगनी भी हो सकती है, 3 गुनी भी हो सकती है और 4 गुनी भी हो सकती है, आदि के गुणित क्रम में हो सकती है। उदाहरण के लिए कार्बन व ऑक्सीजन से दो तरीके के यौगिक बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का भार होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में दुगना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का भार है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में दुगना है। ये ही गुणित अनुपात का नियम है। अब व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसे तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये नियम वैज्ञानिक रिचर्ड द्वारा सन 1792 में बनाया गया, जब तीन तत्वों के मध्य रासायनिक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए हमने तीन तत्व ले लिए A, B, C। उसमें से एक तत्व A की मात्रा निश्चित रहती है तथा बाकी दो तत्वों B व C की मात्रा अनिश्चित होती है। तो उस निश्चित तत्व की मात्रा के साथ उन दोनों तत्वों की कुछ मात्रा जुड़ जाती है। जब कभी दोनों तत्व B व C आपस में क्रिया करते हैं तो उनकी मात्रा का वही अनुपात होगा जो पहले निश्चित तत्व A के साथ था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब एक निश्चित मात्रा वाला कोई तत्व दो अलग अलग मात्रा वाले तत्वों से मिलकर क्रिया करता है तो दोनों तत्वों का एक अनुपात उस निश्चित मात्रा वाले तत्व के साथ भी संयोजित हो जाता है। जब वे दोनों अलग अलग मात्रा वाले तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो उनके मध्य वही पुराना अनुपात हमेशा कायम रहेगा। इसके बाद आता है गैसीय आयतन नियम। वैज्ञानिक गे लुसाक द्वारा सन 1808 में ये नियम प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार जब गैसें एक समान दाब व ताप के अंतर्गत परस्पर क्रिया करती है तो उनके मध्य आयतन के अनुपात की सरल अवस्था होगी। मतलब जो आयतन का अनुपात है वो एक सिंपल स्टेट में होगा। इन अभिक्रियाओं से बनने वाली नई गैस या गैसों के
तत्वों के आयतन का अनुपात भी उन क्रियाशील गैसों के अनुसार हमेशा सरल स्थिति में रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब किसी द्रव्य पर दाब और ताप में परिवर्तन आता है, जब किसी द्रव्य पर दाब और ताप में परिवर्तन आता है या परिवर्तन लाया जाता है, तो द्रव्य के आयतन में भी परिवर्तन आएगा। अतः नियमानुसार एक से अधिक गैसों के आपस में मिलकर जब रासायनिक क्रिया कराई जाती है या नई गैस के निर्मित होने पर यदि उनमें दाब व ताप स्थिर और समान रहता है तो उनका आयतन भी सरल अनुपात में बना रहेगा। इसे ही गैसीय आयतन नियम कहते हैं। इसके बाद आता है एवोगाद्रो का नियम। जब समान आयतन वाली दो या अधिक भिन्न भिन्न गैसों को एक निश्चित ताप व निश्चित दाब पर रखा जाता है तो उनमें पाए जाने वाले अणुओं की संख्या भी समान होगी। जब समान आयतन वाली दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गैसों को हम एक निश्चित ताप या निश्चित दाब पर रखते हैं तो उनमें जो अणु पाए जाते हैं उन अणुओं की संख्या भी समान होगी। इस नियम को सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य वाली बात है वो ये है कि अलग अलग गैसों को एक स्थिर तापमान व दाब यहाँ पर दिया जाता है तो उनके अणु भी समान मात्रा में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि उन गैसों का आयतन भी समान हो। इसे दूसरे तरीके में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समान अणुओं वाली भिन्न भिन्न गैसों का आयतन भी समान होता है। यही एवोगाद्रो का नियम है। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसे हम डाल्टन की परमाणु की परिभाषा भी कह सकते हैं। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को उसने नाम दिया परमाणु, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित था। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या ये मुख्य बिंदु थे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो पहला मुख्य बिंदु था ये था कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। अगर एक तत्व है तो उसके सभी परमाणु आकार और गुणों में समान होंगे, लेकिन अगर अलग अलग तत्व है तो उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविनाशी होता है, मतलब उसका विनाश नहीं किया जा सकता, अर्थात रासायनिक क्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं, और आधुनिक शब्दों में इस संयुक्त परमाणु को अणु कहा जाता है। बनने वाले संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। जो ये संयुक्त परमाणु बना उसमें परमाणुओं की जो आपेक्षिक संख्या होगी और जो उनका प्रकार होगा वो हमेशा वो क्या होगा, निश्चित होगा।
ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। जैसे अभी हमने डाल्टन के सिद्धांत में देखा, तो डाल्टन ने अपने सिद्धांत में परमाणु की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। अब हम परमाणु की डेफिनेशन देखते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये किसी भी तत्व का एक छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है। ये किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, लेकिन कभी भी फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। सभी तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये मुक्त अवस्था में न रहकर अपने ही यौगिक के किसी दूसरे या समान तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं। केवल आदर्श गैसों, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, आदर्श गैसों के परमाणु ही अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। परमाणु का आकार बेहद छोटा होता है और हमारी आंखों के लिए अदृश्य, मतलब इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। हम इसके आकार को नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो हम इसके आकार को नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम्स जो होती है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर। तो इन पैमानों पर हम इसको व्यक्त करते हैं। परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो अगर हम कहते हैं कि हमें किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वो एक संख्या है जो कि हमें ये बताए कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। सन 1961 में कार्बन तत्व के समस्थानिक कार्बन 12 को परमाणु द्रव्यमान स्केल के मानक के रूप में अपनाया गया। ये एक परमाणु कार्बन 12 के भार का 1/12 भाग के बराबर होता है। सन 1961 में ये कार्बन तत्व के समस्थानिक C12 को परमाणु द्रव्यमान स्केल के मानक के रूप में अपनाया गया था, और ये एक परमाणु कार्बन 12 के भार का 1/12 भाग के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई को संक्षेप में AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। AMU में व्यक्त तत्वों के परमाणुओं के सापेक्ष भार परमाणु द्रव्यमान कहलाते हैं। तो इसको हम संक्षेप में AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। AMU में व्यक्त तत्वों के परमाणु के सापेक्ष भार को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। समस्थानिक और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मौलिक कणों से बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और प्रोटॉन धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि परमाणु जो है ये सूक्ष्म मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। परमाणु के अंदर केंद्र में एक नाभिक पाया जाता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाभिक के चारों ओर बिखरे हुए होते हैं। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है।
किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन है उसे हम उस परमाणु की परमाणु संख्या कहेंगे। इसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कैसे परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र नाभिक में रहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। हमने जैसा अभी देखा कि जो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उस संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो ये जो संख्या होगी वो द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। इसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है? ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है, भिन्न होती है। इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, O16, O17, O18। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन है। जो पहले वाला है उसमें परमाणु संख्या 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। दूसरे वाले केस में परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 17 है। तीसरे वाले केस में परमाणु संख्या 8 है और द्रव्यमान संख्या 18 है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या यानी Z = 8 वो तीनों में समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? पहले में 16, दूसरे में 17 और तीसरे में 18 है। क्योंकि ये अलग अलग है तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया समस्थानिक का। तो समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अब चूंकि इनके हमने जैसा भी देखा कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो इनका द्रव्यमान भी इन तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो भी भिन्न भिन्न होगा। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे इन तत्वों के, चूंकि ये समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं, तो कैसे हम इनका परमाणु द्रव्यमान निकालें। तो एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान में अंतर को ध्यान में रखते हुए हम तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाते हैं। तो हम यहाँ पे औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन 2 समस्थानिक के रूप में पाई जाती है, 35 Cl और 37 Cl। यहाँ पे 17 जो है वो क्लोरीन की परमाणु संख्या है और 35 और 37 ये क्लोरीन के दोनों समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं हैं। तो क्लोरीन जो होती है 2 समस्थानिकों 35 Cl और 37 Cl के मिश्रण से प्राप्त होती है। इसमें ये समस्थानिक 3:1 के अनुपात में होते हैं। इसमें इन दोनों समस्थानिकों का जो अनुपात होता है वो 3:1 का होता है। तो क्लोरीन का औसत द्रव्यमान क्या होगा? तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो 35 Cl है वो 3 और इसका जो अनुपात है वो 3 है और 37 Cl का अनुपात 1 है। तो हम यहाँ पे क्लोरीन का औसत द्रव्यमान निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 35 × 3 + 37 × 1 एंड टोटल इज 4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो हम जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 142/4, जिसका मतलब है जब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 35.5 U। तो ये ही क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान है। थैंक यू।